हिंडनबर्ग आता है, आरोप लगाता है अडानी ग्रुप के शेयर एकदम नीचे, फिर धीरे धीरे डिटेल्स आती है, रिपोर्ट्स आती है, फिर धीरे धीरे शेयर फिर ऊपर चले जाते हैं। ऐसा ही पिछले साल हुआ था, ऐसा ही पिछले हफ्ते हुआ है। तो आज के वीडियो में देखते हैं तब से लेके अब तक की पूरी कहानी। ये सब चालू हुआ एक छुटकी सी रिपोर्ट की कीमत तुम क्या जानो इन्वेस्टर बाबू, मात्र 2 हफ्ते में 110 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए बाजार से यूं साफ कर देती है एक छुटकी सी रिपोर्ट। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट लेके आए सनसनीखेज और अडानी ग्रुप पे लगाए भर के आरोप। और स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे अगर कोई भी अफवाह उड़े, वो सही हो या गलत, झूठी हो या सच्ची, अच्छी हो या बुरी, स्टॉक मार्केट सीधा दिल पे लेता है। बढ़ाने वाली होती है तो बढ़ा देता है, गिराने वाली होती है तो गिरा देता है। इस रिपोर्ट के आने के मात्र 2 हफ्ते में अडानी का जो मार्केट कैप है वो गिर गया 110 बिलियन यानी 9 लाख करोड़। उस समय सभी टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर, एक्सपर्ट एक ही बात बोले, अडानी तो गियो, खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय। लेकिन आने वाले 18 महीने में तो भाई साहब अडानी ग्रुप और मजबूत होकर उभर गया। टाटा फैमिली और अंबानी फैमिली के बाद तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप बन गया। 213 बिलियन का मार्केट कैप हो गया। जो टॉप 20 की लिस्ट से बाहर चले गए थे, वापस एशिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में नाम आ गया। बहुत सी ग्रुप कंपनियां जो की रिपोर्ट के बाद एकदम धड़ाम गिर गई थी, वो रिकवर कर गई, बल्कि उससे भी ऊपर चल रही है। सेबी ने भी क्लीन चिट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी। तो एक सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा, अरे भाई ऐसा 18 महीने में हो क्या गया? ये रिपोर्ट सच भी थी क्या, या ऐसी झूठ-मूठ आरोप लगाए गए थे? और अडानी ग्रुप ने वापस आने के लिए स्टेप क्या क्या लिए? अडानी ग्रुप ने कहां एक्सटेंड किया? और अडानी ग्रुप और इंडियन गवर्नमेंट का कनेक्शन क्या है? क्या घटनाक्रम स्टॉक मार्केट में हुआ? क्या घटनाएं कोर्ट में घटी? हिंडनबर्ग क्यों वापस आया? क्या आरोप लगाए? और अब की बार क्या हुआ? और इन सभी घटनाओं से एक आम इन्वेस्टर, एक आम बिजनेसमैन, या जो बिजनेस की पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है, जो बिजनेस को समझने वाला जिज्ञासु है, वो क्या सीख सकता है? सब बताएगा आपका राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं अडानी के कमबैक की रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। तो ये वीडियो एक मास्टर क्लास है कि कैसे आदमी पेशेंस रख के, कॉन्फिडेंस दिखा के, छोटे छोटे कदम लेके बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकता है। तो इस टॉपिक को 2 भागों में बांटेंगे। एक तो स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, ऐसे क्या एक्शन लिए, ऐसे क्या डिसीजन लिए कि स्टॉक मार्केट में वापसी हो गई। और दूसरा एंगल देखेंगे, कोर्ट वाला एंगल, कि भैया सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सेबी में क्या हुआ, क्या रिपोर्ट आई, क्या जांच हुई, सब पे करेंगे खुल के चर्चा। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो और वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक कर देना, और अंदर से कुछ इच्छा आ रही हो तो कमेंट जरूर करके जाना। यही आपसे आशीर्वाद मानता हूँ और आपसे परमिशन लेके करता हूँ वीडियो की शुरुआत। स्टॉक मार्केट में तो बहुत डिटेल में जाके देखेंगे, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं लीगल सेक्टर में क्या हुआ। जनवरी 23 में भाई साहब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, मीडिया में, बाजार में हल्ला मच गया। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगी कि भैया इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है, इसकी जांच की जानी चाहिए, स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ है, देखो कितने बुरे आरोप लगे हैं, एक्शन लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई साहब पहले एक बात सुनो ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये रिपोर्ट किसने निकाली है? हिंडनबर्ग ने। हिंडनबर्ग कौन है साहब? बोले ये है शॉर्ट सेलर। शॉर्ट सेलर का काम क्या होता है? किसी भी कंपनी के शेयर पहले ही शॉर्ट कर लेना, उसके जो कमियां है या उसमें जो नेगेटिव बातें हैं उसको उजागर करना, ताकि उसके शेयर टूटे और वो बंदा प्रॉफिट कमाए। यानी जो अगला बंदा है वो आरोप इसलिए लगाता है ताकि शेयर टूटे, तो अगले बंदे का होता है पैसे से बेनिफिट। ये कोई बात झूठ भी कह सकता है, ये बात बड़ा चढ़ा के भी कह सकता है। तो इसकी बात को कैसे माने साहब? चलो मान लो एक बार इसकी बात मान ले, पर ये है कौन? इंडियन तो है ही नहीं, ये तो विदेशी और है। तो विदेशी भी है, शॉर्ट सेलर भी है, तो हम इसकी बात नहीं मानते। हाँ, इसकी बात मान के हम हमारी कार्रवाई की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसको कंक्लूजन नहीं मान सकते। हम कंक्लूजन तब मानेंगे जब कोई भारतीय जांच एजेंसी अपने हिसाब से जांच करके बोलेगी, तब तो मानेंगे, विदेशी की हम क्यों माने। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय 2 काम किए। पहला, उन्होंने खुद की इंटरनल कमेटी बनाई और एक रिटायर्ड जज को कहा कि भैया आप इसको लीड करो, इन्वेस्टिगेशन करो, अगले 2 महीने में हमें रिपोर्ट दो। फिर कुछ पीआईएल लगी, फिर कुछ रिक्वेस्ट आई कि सर एसआईटी बना दो, इसको सीबीआई को दे दो। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब ये जो स्टॉक मार्केट का मैटर है, प्राइस मैनिपुलेशन का मैटर है, इसको समझने वाली सबसे जो एक्सपर्ट संस्था है वो है सेबी। उसके पास अनुभव है तो उसको दिया जाएगा, बाकी को क्यों दिया जाए। तो एसआईटी और सीबीआई के लिए किया मना, और सेबी को कहा भैया आप जांच करो और रिपोर्ट सबमिट करो। ये 2 एक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिए। तो फाइनली जो कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी थी उसने भी क्लीन चिट दे दी कि भैया जो स्टॉक मैनिपुलेशन की बात की जा रही है ऐसा हमको कोई देखने को नहीं मिला। और जो एक आरोप है कि सेबी ने भी नजरअंदाज किया, ऐसे भी हमको देखने को कुछ नहीं मिला। सेबी ने भी अपनी जांच कंप्लीट करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी, उसमें भी कोई भारी अनियमितता नहीं पाई गई। और जब दोनों जगह
क्लीन चिट मिली तो भाई साहब स्टॉक तो उड़ गया ऊपर। इनफैक्ट सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस भेज दिया कि भाई साहब हमने तुम्हारी रिपोर्ट कर ली, कुछ मिला नहीं, तुमने इतनी बड़ी रिसर्च की है, तुम बताओ ऐसे क्यों किया तुमने, हमारे स्टॉक मार्केट में कैसे हलचल मचा दी। हिंडनबर्ग ने कहा भाई तुम इंडियन एजेंसी, हमको जवाब दें, जवाब दिया ही नहीं। बल्कि उन्होंने कहा यार ये सेबी हमसे सवाल पूछ रही है, हम सेबी चीफ से सवाल पूछ लेते हैं। और एक सिंपल स्ट्रेटजी होती है, अगर कोई आप पे आरोप लगाए आप उस पे ही आरोप लगा दो ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। तो हिंडनबर्ग ने माधवी बुच पे आरोप लगाया कि भाई साहब आप तो अडानी ग्रुप से मिले हो, आपके और आपके हस्बैंड ने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है जिस फंड से भाई साहब अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट होता है। सेबी चीफ जो माधवी जी हैं उनका जवाब आया कि भाई साहब जिस फंड की तुम बात कर रहे हो उसमें मैंने 2015 में इन्वेस्ट किया था, तब मैं सेबी चीफ थी नहीं, सेबी चीफ तो मैं 22 में बनी हूँ, उस समय तो मैं इंडिविजुअल सिटीजन थी, मैं चाहूँ जो करूँ। दूसरी बात, जिस फंड में मैंने इन्वेस्ट किया उस फंड ने कभी भी अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट ही नहीं किया, और वो बात वो फंड खुद कह रहा है। फिर हिंडनबर्ग ने कहा भैया ये तो मॉरिशस वाला फंड है, मॉरिशस में शेल कंपनी है, इधर मॉरिशस का जो डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि नहीं जी हमारे तो शेल कंपनी नहीं है, मॉरिशस कह रहा है कंपनी नहीं है, फंड कह रहा है इन्वेस्ट नहीं किया, ये बोल रहे हैं मैं सेबी चीफ नहीं थी। अभी भी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन मोटा मोटी पिछली बार जो रिपोर्ट का असर शेयर पे देखने को मिला था कि 70-80% शेयर नीचे डूब गए, वो नहीं दिखा। बाजार में थोड़ी बहुत हलचल हुई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया, पर मोटा मोटी इन्वेस्टर को समझ में आ गया कि यार ये तो हर 2 महीने आएगा, कुछ न कुछ लगाएगा, छोड़ो रे यार। तो थोड़ा नीचे गया लेकिन वापस ऊपर उठ गया। अब ये तो हुआ लीगल मार्केट में। स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, अब करते हैं उस पर चर्चा। कुछ एक्सपर्ट जो कि अडानी ग्रुप के समर्थन में, वो कहते हैं कि भाई साहब ये तो जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि अडानी ग्रुप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा है जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ ताकतें नहीं चाहती है। वो कौन सी ताकतें हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, पूरा मैटर क्या है, लास्ट में बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखना। अब देखते हैं अडानी जी ने अपनी कंपनी में क्या बदलाव किया, क्या एक्शन लिए जिससे स्टॉक मार्केट में रिकवरी बहुत फास्ट हो गई। सबसे आसान काम किया कि जो जो आरोप लगाए सब पे एक्शन ले लिया एक एक करके। वैसे मैंने इस पे एक बहुत डिटेल वीडियो पहले भी बनाई थी, आप लिंक यहाँ पे देख सकते हैं, मैं समरी में उसको बता देता हूँ। पहला आरोप ये लगाया कि देखो जी इस कंपनी के शेयर तो प्लेज किए हुए हैं, यानी गिरवी बढ़े। अब अपनी कंपनी के शेयर गिरवी रख देना गलत नहीं होता, पर हाँ रिस्की तो होता है, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कंपनी के शेयर जा सकते हैं और बाजार नीचे घुस सकता है। तो अडानी ग्रुप ने क्या किया, बोले यार आरोप ये वाला लग गया, कोई बात नहीं, ठीक करते हैं। तो जो जो प्लेज करके पैसा उठाया हुआ था, ऐसा 2.15 बिलियन यानी लगभग 17,000 करोड़ रुपए समय से पहले चुका के अपने जो शेयर गिरवी थे छुड़ा लिए। अच्छा, ये जब रिपोर्ट आई थी तब क्या था कि एफपीओ आने वाला था 20,000 करोड़ रुपए का, और ये रिपोर्ट उसी समय आई थी ताकि ये इशू सब्सक्राइब हो ही ना, और उसमें दिक्कत भी आई। लेकिन लास्ट डे 20,000 करोड़ सब्सक्राइब हो गए, अडानी ग्रुप के खाते में भाई साहब 20,000 करोड़ पड़े थे। इन्होंने कहा अभी बाजार ऊपर नीचे चल रहा है, ये पैसे ले लेंगे, बातें बनेगी। तीसरे ही दिन 20,000 करोड़ बाजार को वापस लौटा दिए। इससे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आता है, यार पैसे आए, पैसे वापस लौटा दिए, मतलब भाई साहब बातों का धनी है आदमी। अच्छा, दूसरा जब भी आरोप लगते हैं क्या होता है, सबसे पहले लोग भागते हैं, कोई सीएफओ भागेगा, कोई सीईओ भागेगा, बोर्ड डायरेक्टर भागेंगे, हम न फंस जाए, हम न फंस जाए। इस पूरे मैटर पे कोई भी बड़े लेवल की एग्जिट ही नहीं हुई, मतलब कंपनी में जो जहां था वहीं बना रहा कि जी हमें तो भरोसा है। इन सभी चीजों को बाजार ने ओवरऑल कॉन्फिडेंस के रूप में देखा, और धीरे धीरे नए नए इन्वेस्टर बाजार में आए साहब। एक इन्वेस्टर है GQG ग्रुप्स, उन्होंने अडानी ग्रुप की 4 अलग अलग कंपनियों में 4.25 बिलियन यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है और जो फ्रांस की टोटल एनर्जी है, इस ग्रुप ने 775 मिलियन, इन्होंने भी अडानी ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्ट किया। फिर इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी जो अबू धाबी की रॉयल फैमिली की है, उन्होंने अडानी एंटरप्राइज में 5% स्टेक ले लिया। फिर इवन जो श्रीलंका में इनका जो कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट था, उसमें यूएस ने 533 मिलियन यानी लगभग 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो भाई साहब मिडिल ईस्ट इन्वेस्ट कर रहा है, आपका यूएस इन्वेस्ट कर रहा है, हर कंपनी में पैसा आ रहा है, तो भाई साहब बाजार में लगा है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर लग रहे हैं, कुछ तो बात होगी। तो थोड़ा सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ, शेयर ऊपर चढ़ा। एक आरोप था, अरे भैया कर्जा बहुत सारा ले रखा, कैसे चुकाओगे। एक होता है नेट डेट टू इबिडा रेशियो, यानी भाई साहब तुम्हारी इनकम कितनी है और उसके अकॉर्डिंग डेट कितना है। तो वो इनका रेशियो चल रहा था 3.81 यानी लगभग 4 गुना। उसको भाई साहब कम करके 3.27 पे लेके आए बहुत छोटे पीरियड में। इनफैक्ट इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में बताया कि देखो भाई साहब सारी कंपनियों का मिला के और ये इन्वेस्टमेंट लेके 40,000 करोड़ रुपए तो नकद पड़े, और आने वाले 12 महीनों में 33,000 करोड़ रुपए अलग अलग जगह से आने वाले हैं। तो जितने भी लोन की ड्यू है वो सब चुका देंगे, हम एकदम लायबल आदमी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यह आरोप भी ध्वस्त हुआ। फिर एक होता है डेट सर्विस रेशियो, कि भैया तुम कमाते कितना, लोन चुकाने की क्षमता कितनी है। तो वो रेशियो था 1.47 यानी हमको 1 रुपए चुकाना है और हम 1.5 रुपया कमा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उस रेशियो को भी 2.02 पे लेके आए, यानी भाई साहब 1 चुकाना है 2 कमाते हैं, तो इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक स्मार्ट बिजनेसमैन अपने बिजनेस को भी डाइवर्सिफाई करता है और लोकेशन को भी डाइवर्सिफाई करता है। तो अडानी ग्रुप भारत के 24 राज्यों में धंधा करता है, ऐसा नहीं कुछ सिलेक्टेड राज्यों में धंधा कर रहा है कि यार इन लोगों से बैठती यहाँ कर लूं, सब जगह धंधा करते हैं। और इंडिया के अलावा भी इंटरनेशनली भी इनका बिजनेस फैल रहा है।
है, कहाँ कहाँ दिखते हैं। अडानी ग्रुप ने श्रीलंका में इन्वेस्ट किया। श्रीलंका में एक है हम्बनटोटा पोर्ट, वो भाई साहब चाइना के कब्जे में इस समय। उसको काउंटर करने के लिए एक पोर्ट हमारा भी चाहिए था, तो कोलंबो पोर्ट में इन्वेस्ट किया अडानी ग्रुप ने। और यहाँ पे यूएस भी चाहता था कि यार मैं भी आऊँ चाइना को काउंटर करने के लिए, तो वहां भी 533 मिलियन यूएस ने भी इन्वेस्ट किया। तो यूएस और अडानी मिलकर वहां पे चाइना का काउंटर बन गए श्रीलंका में, इंडिया के सपोर्ट में। फिर वियतनाम के पोर्ट में भी इन्वेस्ट किया। फिर इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है, जो कि वहां का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, वहां पे इन्वेस्ट किया। इसके अलावा तंजानिया में भी इन्वेस्ट किया। इसके अलावा बांग्लादेश का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसके साथ 25 साल का पावर एग्रीमेंट किया। तो वो जो मैं अब एक्सपर्ट वाली बात बता रहा था ना कि भारत सरकार कैसे काम कर रही है, वो बताता हूँ आपको। ये जो सारी कंट्रियां मैंने नाम लिए, ये वो कंट्रियां हैं जो चाइना सेंट्रिक है। चाइना ने अपने वहां पैर पसार लिए, चाइना वहां पोर्ट लेके बैठा है, चाइना अपनी अथॉरिटी लगता है। तो भाई साहब उसको काउंटर करने के लिए इंडिया का भी कुछ तो होना चाहिए। तो भारत सरकार खुद जाके तो पोर्ट लेगी नहीं, किसी के माध्यम से तो लेगी। तो यहाँ पे जो ये काम हो रहा है, ये अडानी ग्रुप वहां जाके जो भारत के लिए क्रिटिकल है वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, गवर्नमेंट और बड़े बिजनेस साथ मिलकर धंधा करते हैं। जैसे चाइना में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनको चाइना प्रमोट करता है ताकि जाके चाइना का दबदबा बने। यूएस अपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रमोट करता है ताकि यूएस का दबदबा बने। तो जहां पे सरकार चाहती है कि यहाँ मेरी मौजूदगी होनी चाहिए, ये कॉर्पोरेशन वहां जाके इन्वेस्ट कर देती है। सेम काम भाई साहब इंडियन गवर्नमेंट अडानी के जरिए कर रही है। तो इसीलिए शायद ये आरोप भी लगता है कि भाई साहब ये सरकार तो मिली हुई है, ये सरकार जो पॉलिसी बनाती है वही इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो नेगेटिव वाले ये देखते हैं कि देखो जिनके आपस में साठ गांठ है, पॉजिटिव वाले ऐसे देखते हैं कि अरे भाई साहब ये तो देश के लिए हो रहा है। आपको क्या लगता है भाई साहब कमेंट बॉक्स में बता देना। अपन ने तो ये राय भी रखी, ये राय भी रखी, बाकी आप जानो। अडानी ग्रुप जब ऐसे करता है, ये बात यूएस को और चाइना को समझ नहीं आती कि यार ये क्यों काउंटर कर रहा है, तो वो आरोप लगाते रहते हैं। और जहां जहां पोर्ट का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो बेस्ट है, जहां जहां पोर्ट अडानी का बन जाएगा, बाकी भारतीय कंपनियों को माल भेजने और लाने ले जाने में बहुत आसानी होगी, उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। अब जो इन पे पॉलिटिकल आरोप लगते रहते हैं, उस पे करण अडानी जो कि गौतम अडानी के बड़े बेटे हैं और इस समय अडानी पोर्ट संभाल रहे हैं, 15 से ज्यादा पोर्ट इंडिया में और 4 इंटरनेशनल पोर्ट यही संभालते हैं। उन्होंने कहा गवर्नमेंट के कनेक्शन से प्रोजेक्ट नहीं मिलते, प्रोजेक्ट मिलते हैं कि क्या तुम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट से हमारा कनेक्शन के दम पे ही चीजें मिले और हमसे चीजें एग्जीक्यूट ही ना हो, प्रॉफिटेबल ही नहीं हो, तो फिर हमारा क्या होगा साहब। तो हमको इसलिए मिलती है, हम एफिशिएंट तरीके से, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, स्पीड से एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसी मुद्दे पे एक बार गौतम अडानी से भी पूछा गया कि भाई साहब आप इतने सारे कोर धंधों में क्यों घुस जाते हो। आपने भाई साहब पहले पोर्ट पे ही थे, फिर पावर में क्यों आ गए, ये सीमेंट में क्यों आ गए, रियल एस्टेट में क्यों आ गए। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बयान दिया। उन्होंने कहा पैसा तो किसी भी धंधे में बनाया जा सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं धंधे में एंटर करने से पहले पूछता हूं कि क्या इससे कोई बड़ा पर्पस सॉल्व होगा, क्या देश की कोई बड़ी समस्या हल होगी, क्या इससे देश को थोड़ा फायदा मिलेगा। अगर मुझे लगता है तीनों में से कुछ भी काम होगा, मैं उस सेक्टर में एंटर कर जाता हूं। तो अगर आप देखोगे तो अडानी ग्रुप ऐसे ऐसे सेक्टर में है जो कि भारत की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देखते हैं भाई साहब ये अडानी ग्रुप क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर अडानी, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट प्लेयर अडानी, अभी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है वो अडानी, अभी रियल एस्टेट के बिजनेस में एंट्री ली है, तो वहां भी टॉप 5 कंपनी में से एक में आ गए। और इस समय आप सोचिए कि मुंबई जो कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पे एक जगह है धारावी। आपको जो स्लम डॉग मिलियनेयर पिक्चर में दिखाई गई थी, वहां पे अगर भाई साहब गरीबी दिखानी हो या जगह कम दिखानी हो, गंदगी दिखानी हो, धारावी प्रोजेक्ट किया जाता है। अभी इस समय भारत का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट धारावी में चल रहा है, जहां धारावी के 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से नया घर दिया जाएगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट भाई साहब, ये प्रोजेक्ट भी मिला है अडानी ग्रुप को। सबसे बड़े सोलर डेवलपर कौन, ये भाई साहब, और ये इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोलर कंपनीज में से एक है। और जो भी एक सोलर पार्क लगाने वाले हैं वो देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगने वाला है। गैस का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो लार्जेस्ट प्राइवेट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इनकी, लार्जेस्ट प्राइवेट पावर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी इनकी। तो देखा जाए तो वो सारे सेक्टर जो कि भारत की ग्रोथ के साथ बढ़ने वाले हैं या जिनके बढ़ने से भारत आगे बढ़ेगा, वो सभी सेक्टर में अडानी ग्रुप ने हाथ डाल दिया है। तो भाई साहब आप में से कुछ लोग अडानी को बहुत प्यार कर सकते हो, आप में से बहुत लोग अडानी को बहुत नफरत कर सकते हो, पर इग्नोर कोई नहीं कर सकता। तुम्हें पसंद हो चाहे ना पसंद हो, कुछ ना कुछ एक खबर आएगी कि सबसे बड़ा अब ये हो रहा है, वो भी यही कर रहे हैं। अब आपको पसंद है क्या नहीं पसंद है कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी हाल ही में 1 बिलियन का QIB आया, यानी जो आम आदमी के लिए नहीं था, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर हैं उनके लिए था। वहां पे 1 बिलियन मांगा गया, 6 बिलियन की बैठ आ गई, 5 बिलियन तो हाथ जोड़ के वापस दिए गए साहब। तो यह है अडानी ग्रुप में कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं कि भाई साहब इस पूरी प्रक्रिया से सीखें क्या। पहली बात कि भाई साहब ज्यादा वर्ड्स मत बोलो, आपके एक्शन को बोलने दो। जैसे हमारे सबसे फेवरेट क्रिकेट के गॉड कौन है, सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कभी उल्टा सीधा बयान ही नहीं दिया। वो बोलते हैं बॉलर को बोलने दो, मैं थोड़ी बोलूंगा, मेरा तो बल्ला बोलेगा। तो इन्होंने ज्यादा बयान नहीं दिए, मौन रहे, कम इंटरव्यू दिए, लेकिन इन्होंने कहा एक्शन से बोलूंगा, एक्शन से बोल गए। सेकेंड चीज, ऑलवेज बी फेयर
एंड विजिलेंट इन फाइनेंस मैटर। पैसे के मामले में भाई साहब देखो, गिरवी पैसे लिए थे लेकिन जैसे आरोप लगा भाई चुका दिए। लोन ले रखा है लेकिन भाई साहब उसके चुकाने की व्यवस्था कर रखी है। जितना इन्वेस्ट कर रखा है वो हार्ड असेट में कर रखा है कि भाई साहब मैंने जो पैसा लिया है पोर्ट के लिए दिया, ये इतना बड़ा पोर्ट पड़ा, तो मतलब असेट बैक इनका लोन लिया हुआ है। तो फाइनेंशियल मैटर में एकदम तरीके से काम कर रहे हैं, जो रेशियोज हैं उसको जांच रहे हैं, समय समय पे कम कर रहे हैं। ये चीजें करोगे तो भाई साहब कितना भी लोन लो बस चुकाने की तुम्हें सामर्थ्य होनी चाहिए। तीसरा, ऑलवेज डाइवर्सिफाई द बिजनेस। सिर्फ पोर्ट बिजनेस में है अडानी, कल को कुछ हो गया पोर्ट में तो बोले कोई बात नहीं, पावर है, पावर में कुछ हुआ तो अरे सीमेंट है, इसमें कुछ हुआ तो अरे एयरपोर्ट है, अजी बहुत कुछ है। अच्छा एक स्टेट में कुछ हो गया, अजी 24 स्टेट में काम कर रहे हैं, अजी इंडिया में कुछ हो गया, अजी बाहर भी काम कर रहे हैं। तो देश हो चाहे विदेश, चाहे अलग अलग राज्य, अलग अलग देश, अलग अलग सेक्टर, सब में फैले हुए हैं। चौथा लेसन जो मैं हमेशा इनसे सीखने को मिलेगा और अंबानी जी से सीखने को मिलता है, थिंक बिग। जो करो बड़ा करो। जो भी प्लान किया है देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा है भाई, छोड़ा तो कुछ कर लो यार। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। तुम अच्छा करो बुरा करो, लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब अपना काम करो, अगर तुम सही रहोगे तो आगे सबको जवाब मिल जाएगा, वो गलत थे तो लोग तो वैसे भी कह रहे थे। एंड मेरा जो पर्सनल ओपिनियन अडानी पे, ना मैं पॉजिटिव बोलूंगा ना नेगेटिव बोलूंगा, मेरा ऐसा मानना है अडानी स्टोरी इज इन द मेकिंग। इनमें भाई साहब 5-10 साल हैं और जिसपे जो भी आप ओपिनियन बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, माइनस बनाते हैं, ये ओपिनियन समय के साथ बदलते रहेंगे। कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे शेयर जाता है वैसे ओपिनियन भी जाएगी। आने वाले 5-10 सालों में आप जान पाओगे वास्तव में ग्रुप क्या था, इसने क्या किया। अब भाई साहब इसमें इस पूरी ओपिनियन में आपके कुछ कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में वो भी डालना। आप चाहते हैं रोज इनकी सारी कंपनियां जो है ना उस पर एक अलग अलग वीडियो बनाओ, अडानी पावर पे एक बनाओ, अडानी रियलिटी पे एक बनाओ, अडानी बोर्ड पे एक बनाओ, तो भाई साहब बंदा वो वीडियो भी बना देगा। बस कमेंट में भाई साहब भर भर के डिमांड करो, एक एक ग्रुप पे, एक एक कंपनी पे घुस के वीडियो बनाएगा आपका भाई राहुल। तो अगली वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।